नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। जम्मू कश्मीर बॉर्डर के पास सीजफायर की स्थिति भले ही हो, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां आईएसआई और उनकी आतंकियों की गतिविधियां लगातार चल रही हैं। कश्मीर के अंदर जहां सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार ड्रोन के जरिए हथियार भेजने और इसी के साथ हमले करने की साजिश रची जा रही है। खुफिया सूत्रों ने अब ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त जम्मू में बाढ़ के चलते कई नदियों में आए उफान का इस्तेमाल कर घुसपैठ कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू में 13 छोटे नाले और 3 बड़ी नदियां हैं, जहां से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बरसात में जम्मू की बसंतर नदी में काफी पानी आ गया है। एजेंसियों को इस बात का खतरा है कि आतंकी इन नदियों का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए कर सकते हैं और अब यही वजह है कि बीएसएफ ने नदी और नालों के इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार बड़े लॉन्च पैड से विदेशी आतंकी घुसपैठ करवा सकते हैं। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया है कि पाक रेंजर्स इन आतंकियों की मदद करने में जुटे हुए हैं। यही नहीं, जम्मू वाले क्षेत्र में सीमा पार बने आतंकी लॉन्च पैड पर 77 से ज्यादा आतंकी इस समय मौजूद भी हैं, जिनको पाक रेंजर्स की मदद से घुसपैठ कराई जा सकती है। और इसी के साथ जानकारी खुफिया एजेंसियों ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में जून के महीने में निकैल लॉन्च पैड के नजदीक, जो कि लश्कर का ऑफिस भी है, वहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर 3 आतंकी संगठनों जिसमें लश्कर, जैश और अल बदर के आतंकी कमांडर मौजूद थे, उनकी बैठक कराई गई है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि इस बैठक में आतंकियों की फंडिंग, घुसपैठ के लिए नए रास्ते ढूंढने और ड्रोन के जरिए हथियार भेजने और हमला करने के लेकर तमाम बातचीत हुई है। तो जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है, जिसके चलते ये भी सामने आया है कि सुरक्षा एजेंसियों के उच्च स्तरीय सूत्रों ने जानकारी दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त बौखलाहट में है, क्योंकि कश्मीर घाटी में आतंकी रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पा रही है। साथ ही सीमा पर सेना की चौकसी के चलते घुसपैठ ना के बराबर हो रही है और यही वजह है कि अब घुसपैठ और आतंक को फैलाने के लिए नए नए रास्ते पाक आईएसआई और आतंकी कमांडर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि लगातार सेना की चौकसी और 370 हटने के बाद जिस तरीके से तमाम चीजें हुई वहां पर, उसके बाद जो घुसपैठ है वो काफ़ी कम हो गई है और आतंकी गतिविधियां भी काफ़ी कम हुई है, जिसके बाद अब नए नए रास्ते बौखलाहट में आतंकवादी अपना रहे हैं। इस साल अब तक 86 से ज़्यादा आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर भी कर दिया है। ये भी तमाम जानकारी। साथ ही साथ जो कश्मीर के युवा आतंक की राह पकड़ रहे थे, उनको भी सुरक्षा एजेंसियां भटकने से रोक रही है। उनकी तमाम काउंसलिंग की जाती है, उनको जागरूक उनको किया जाता है, जिसके बाद वो आतंक की राह को छोड़ रहे हैं। पिछले महीने 14 युवाओं को आतंक की राह पर जाने से सुरक्षा बलों ने रोका भी है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के 2 साल 5 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाना चाहती है। एजेंसी उफनते नदी नालों का इस्तेमाल कर घुसपैठ करने की फिराक में है। साथ ही ड्रोन के जरिए हथियार और आईईडी भेजने की आने वाले दिनों में और ज्यादा कोशिशें की जा सकती है, जिसको लेकर भारतीय एजेंसियां पूरे तरीके से मुस्तैद है। आपको बता दें कि अब 5 अगस्त को 370 को हटाने के लिए जो फैसला लिया गया था सरकार द्वारा, उसको पूरे 2 साल होने वाले हैं और इसी तारीख यानी 5 अगस्त को आतंकियों ने पूरे तरीके से अलर्ट भी जारी किया है। वो कोई भी बड़ी गतिविधि कर सकते हैं, इसके लिए सुरक्षा बल भी लगातार अलर्ट पर हैं और बीएसएफ के जवान भी अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर के पार सीजफायर की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, लेकिन जो आतंकी हैं वो अलग अलग तरीके से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। गतिविधियां जो हैं उनकी लगातार चल रही हैं। आपको ये बता दें कि सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि पाक रेंजर्स इन आतंकियों की मदद में जुटे हुए हैं, यानी पाक रेंजर्स सीधे सीधे आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। तो
इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है बख्शी साहब आपका। इसी के साथ पूर्व अधिकारी बीएसएफ के जाने माने ललन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी ललन साहब। देखिए, आप खुद बीएसएफ के अधिकारी रह चुके हैं और अब बीएसएफ जो है वो फिलहाल सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी है उसको देखते हुए आतंकी गतिविधियां अब लगातार होने वाली है और नदी नाले का इस्तेमाल करके जो आतंकी है वो देश में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। आपने बहुत जबरदस्त बाढ़ और बारिश का जो जन्नत में सैलाब आया है वो नहीं आया था। और आपको पता ही है कि 28 जुलाई को एक बहुत बड़ा बादल फटने का किश्तवाड़ में हादसा हुआ, जिसमें 7 लोग मरे और भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और जे&के पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ बहुत तरीके से वहां पर रेस्क्यू और अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सैन्य दृष्टि की बात यह है, क्योंकि मैं बीएसएफ का अधिकारी रहा हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम ही है सीमा का सबसे ज्यादा सुरक्षा और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना। और पाकिस्तान लगातार अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ड्रोन की साजिश जो उसकी सबसे बड़ी रणनीति आजकल हो गई है कि वो एक्सप्लोजिव या हथियारों को ऐसे जगह में गिराए जहां से उसके स्लीपर सेल या उसके अपने लोग और आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग उसका नाजायज फायदा उठाए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बीएसएफ फौज के सहायता से, इंडियन एयरफोर्स के समर्थन से और पूरी तौर पर जमीनी और आसमान में चौकस है। और मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ, हालांकि बख्शी साहब आपके सामने है, वो हमसे भी ज्यादा आसमान के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ, रेंजर हमारे सामने कहीं भी नहीं टिकता। बीएसएफ उनके फौज के ऊपर भी हावी रहती है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जितने वहां पे नाले हैं, जितनी जंगली इलाके हैं, पहाड़ियों के बीच में, उनको चप्पे चप्पे पे बीएसएफ छान रही है, क्योंकि उसको पता है कि जो हथियारें और इसी मौके पे इन्फिल्ट्रेशन भी होती है। हालांकि एलओसी पे समझौता हो चुका है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इनके ऊपर हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते और ये होने का समय है। और इस जन्नत के सैलाब में हम पूरी तरह से चौकस है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा। बिल्कुल, बीएसएफ पूरे तरीके से चौकस है और इसी का एक जो नतीजा है वो भी हम देख पा रहे हैं। बख्शी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जो जानकारी मिली है उससे साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से हमारी सेनाएं चौकस है, जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा कम हुई है और इसी वजह से आईएसआई और तमाम आतंकी संगठन अब बौखला गए हैं, जिसकी वजह से ड्रोन और इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि घुसपैठ वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है जैसे कि अभी ललन सिंह साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जितनी फोर्सेज हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पर मैं आगे जाके ये कहूंगा कि अगर आपने सिक्योरिटी फोर्सेज रखी हैं तो एक सेंट्रलाइज कमांड होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है, वो मैंने देखा भी है, बारामूला में देखा है, कई पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, कई बार इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं पहुंचती और इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है और तरीके इतने हैं इंफॉर्मेशन देने के, कई बार वो पूरे नहीं पड़ते। तो क्या होता है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है मिस हो जाती हैं। तो इसके लिए एक तो चौकस तो हमें रहना है। पाकिस्तान जो काम कर रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमको किसने रोका है? उसके पास अगर जो तरीका करने का वो तो करेगा, उसकी जो पॉलिसी है, हमें उसमें क्या शक नहीं होना चाहिए। हमारी क्या पॉलिसी है? अगर हम सिर्फ वेट करते हैं कि तू हमारे घर में घुसेगा तो तेरे को गोली मारेंगे, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। ये जो हमारे एक टाइप के मिनिस्टर्स बोलते थे कि देखिए हम पहले हमला नहीं करते, जब हमला होता है तो उचित कार्रवाई करते हैं, ये पॉलिसी ही ठीक नहीं है। आपको पता चल गया है कि अगर पीओके से हमला आने वाला है, आप 1 महीना पहले वह हमला करके उस जगह को नष्ट करके उस पर कब्जा करिए। हमारी, जब आपने कहा है पीओके आपका है, जब तक आप पीओके पे कब्जा नहीं करेंगे, आपका इन्फिल्ट्रेशन चलती रहेगी, आप उनको मारते रहेंगे बड़ी बहादुरी से। आपके सैनिकों में की वीरता में कमी नहीं है। मैं बीएसएफ को जानता हूं अच्छी तरह, मैं उसको फाइनेस्ट लाइट इन्फेंट्री का दर्जा देता हूं, बिल्कुल टोटली इट्स लाइक आर्मी। मेरे को उसमें और आर्मी में कोई फर्क नहीं नजर आता। सिर्फ होम मिनिस्ट्री के अंडर रखी हुई है, वो दूसरी बात है। उसकी मैं मिनिस्ट्री दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन ये है
देश के हित में क्या है हमें वो करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एंगल को देखना चाहिए। तो हमको इस समय पूरी की पूरी ड्रोन का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमको ऑफेंसिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो ड्रॉप करते हैं वेपन्स, वो तो करेंगे। इसके साथ देखिए जिस तरीके से अभी भारत ने इजराइल के साथ ड्रोन से बचने के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जो ड्रोन से लेकर एग्रीमेंट साइन हुई है, इजराइल ने तो बहुत पहले हमें बोला था कि मैं आपको एस्टैब्लिश करना चाहता हूं आपके पास वो तकनीक। हमने डिसीजन में देर कर दी। चाइना ने पाकिस्तान को कब का दे दिया है। चाइना ने पाकिस्तान का वेपन डिलीवरी ड्रोन बना दिया। वेपन डिलीवरी मतलब वो मिसाइल फायर कर सकता है, रुस्तम, और रोस्टम मिसाइल फायर करता है। आप बताइए, आपको क्या रोका था? आपने हमें वेट कर रहे हैं, अभी तक हमारा जो ड्रोन है वो वेपन लॉन्चिंग ड्रोन तैयार नहीं है। ये हमारी गलती है। बिल्कुल, और निर्णय लेने में जो देरी हो रही है वही सबसे बड़ी गलती हमारी बख्शी साहब है। सबसे बड़ी गलती है, हमारे निर्णय नहीं लेते। हमको कोई हिचकिचाहट होती है, मुहूर्त ढूंढते हैं। वो किस लिए? ये इसलिए होता है, मैं बता दूं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी में और फौज में बड़ा संघर्ष चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बात अलग हो जाती है। ब्यूरोक्रेट वो बात करना नहीं चाहता जो फौज कहती है। बिल्कुल। और इस समय जब गलवान में आईटीबीपी को आपने सामने बैठाया है, पीछे कमांडर ऑफ फौज का है, जब फौजी कमांडर उसको कहता है मैं तो होम मिनिस्ट्री में हूं, मैं वहां पहले मैसेज जाएगा, उधर मैसेज जाके फिर इधर आता है। फिर ये तरीका गलत है। सारी दुनिया हंस रही थी कि यही एक कंट्री है जहां 2 मिनिस्ट्रीज की फौजें खड़ी हैं फौज में, और लड़ाई हो रही है, और 2 ब्रिगेड से लेकर 3 डिवीजन अंदर आ गई हैं। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं कब से बोलता आ रहा हूं, और चाहे किसी भी सरकार की गलती हो, मैं कोई सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जिससे भी कल ये डिसीजन लिया था सरासर गलत था, बिल्कुल गलत। और इस पर अब सोच विचार करके जो सेना है उसको उनका अधिकार देना चाहिए। ललन साहब, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीएसएफ के पूर्व अधिकारी हैं आप। बीएसएफ को ही पूरे तरीके से अपनी आजादी नहीं है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। अगर आपके सामने कोई दुश्मन है तो उसको आप अपने निर्णय लेकर उस पर हमला कर सके। आपको पहले सरकार से इस चीज की अनुमति लेनी होती है, तमाम चीजें हैं। ये जो अभी बंदिशें हैं बीएसएफ पर और सेना पर, उसको अगर हटा दिया जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से आगे कार्रवाई कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मुस्कान जी, आपने भी बहुत सटीक पॉइंट बताया है, और हमारे सीनियर जो हैं बख्शी साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताया है कि अभी जो पैरामिलिट्री है या फौज है या पुलिस एजेंसी है, इनके सबके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरत है। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, जिसका पूरे निचोड़ के साथ अगर हम एक्शन करते हैं, और सबसे बड़ी बात 25 जुलाई को गुलाम काश्मीर के ऊपर इमरान खान ने जबरदस्ती 45 ये कि कल का जो हमारा भारत का संदेश है वो बहुत सही है कि अब पीओके हमारा है, उसको आप हमको दो, और जो तुमने इलेक्शन किया है वो टोटली गलत है। और इसी के कारण पाकिस्तान में हलचल मचा हुआ है, और उन्होंने हमारे राजनीति को बुलाया है और उनको चेतावनी दी है। लेकिन जैसे बख्शी साहब ने कहा, अभी समय आ गया है कि इनके ऊपर एक एक्शन किया जाए, और अगर पीओके के ऊपर हम एक्शन करते हैं तभी इनको समझ में आएगा। और ये इन्फिल्ट्रेशन, ड्रोन जैसी एक्टिविटी और लगातार जो इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं, ये अपने आप बंद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इजराइल से जो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे डीआरडीओ और एक आईआईटी के पुराने जो बच्चे हैं जिसको ईलसेड का नाम दिया है, वो लेकिन ललन साहब, देखिए ये बातें तो सालों से चल रही है, लेकिन भारत इसे अपनाएगा कब? और देखिए जिस तरीके से इजराइल ने कवर अप किया है अपने बॉर्डर को, इस तरीके से क्या उनकी जो प्रक्रिया है उसको भारत नहीं अपना सकता है? एकदम अपना सकता है। भारत की आबादी और भारत का क्षेत्र बल दुनिया में एक मानी रखता है। और मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि जो हमारी इंडियन आर्मी है और एयरफोर्स आज राफेल से सुसज्जित है, किस लिए? अब समय आ गया है कि अगर वो चीन के साथ अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन ले रहा है, तुर्की से ले रहा है, और लगातार 1000 अफगान के अंदर वो अपना आतंकी संगठनों को भेज रहा है, ये सब मिला जुला कर भारत के दबाव बनाने का एक रास्ता बन रहा है। तो समय है, ऐसे समय के अंदर हमें एक्शन करना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं कि हमारा निर्णय थोड़ा लेट होगा, जिसका अंजाम शहादत होगा, और हमारी जो भूमिका होगी वो कमजोर होगी। और
ललन साहब देखिए, बख्शी साहब ने भी यही बात कही है कि हम निर्णय लेने में बहुत देरी कर रहे हैं। और अब देखिए खतरा, बख्शी साहब आपके पास आना चाहूंगी, एक बार और बढ़ रहा है। जिस तरीके से अफगान में तालिबान जो है वो पूरा घेरा अपना बना रहा है, पूरा घेर लिया है उसने अफगान को, वहां पर बातें अब सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी है कि लश्कर ने भी वहां पर अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। अब अफगान के पास से अगर लश्कर वहां पर डेरा बनाता है तो सीधे वहां से भी जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जो है वो लगता है, तो वहां पर भी हमें खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अफगानिस्तान में तालिबान का जो जमावड़ा हो रहा है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर हो रहा है। पाकिस्तान ने 25,000 सैनिक उनको दिए हैं तालिबान को। अफगानिस्तान पे कब्जा होने वाला है। क्वेश्चन ये है, ये तो अब खैर पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्यों अमेरिका ने खाली किया और अपने नेटो फोर्सेस को निकाल दिया, पर क्वेश्चन ये है उससे हमारे को सिक्योरिटी को बहुत असर पड़ने वाला है। इसका एक तरीका ये था कि अगर पाकिस्तान को वहां पे घुसने से रोकना है तो आप पीओके को जब खाली करवाएंगे, यानी कि पीओके को कब्जा करेंगे, पाकिस्तान की फौजें डाइवर्ट होंगी, वहां नहीं जाएंगी अफगानिस्तान में। एक तो अफगानिस्तान बचेगा, दूसरा आप अफगानिस्तान के साथ में तालमेल रखिए। हमने उनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी वो डिसकंटिन्यू कर दी थी। उनको अब जो उन्होंने हमें पूरी की पूरी जो हमसे मांगते थे हमने उनको दिया नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं थी। अमेरिका ने हमें बहुत बोला कि आप उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग कराइए, हमने नहीं कराई। उससे क्या फर्क पड़ता है, उनके अब पाकिस्तानी उन पे हावी हो रहे हैं, वो छोड़ के उज्बेकिस्तान और ठीक है बख्शी साहब, माफी चाहूंगी, आपसे रोकना आपको चाहूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख एक बार फिर से गेस्ट की ओर कर लेते हैं। बख्शी साहब, आप अपनी बात भी पूरी करेगा। इसी के साथ देखिए मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी सीपीईसी का मुद्दा उठा है, पाकिस्तान और चीन जो मिलकर सीपीईसी कर रहा है वो पीओके पर किया जा रहा है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि आप इसका निर्माण बंद करें क्योंकि ये भारत की जमीन पर है। अभी भी हम बात कर रहे हैं और ये सीपीईसी पिछले कई सालों से चला आ रहा है, हमने इस पर भी अभी तक सही निर्णय नहीं लिया है। देखिए ऐसा है, आपको सामने नजर आ रहा है कि आपकी जमीन में आदमी घुस रहा है और आप सिर्फ कह रहे हैं कि भैया मत करिए मत करिए, इससे कुछ होता नहीं है। जब तक आप अपनी जमीन पे लड़ाई नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा। पीओके आपका है, पीओके आपको ले लेना चाहिए था आज से कुछ सालों तक पहले। अभी भी वो, अगर आपने अभी भी अभियान शुरू कर दिया, चाइना वहीं धरा रह जाएगा। इस समय चाइना अगर वहां और ताकतवर बना तो पूरा लद्दाख से लेके सीपीईसी तक उसका पूरा वन फ्रंट बन जाएगा। आपको वो टू फ्रंट वॉर नहीं होगा, सब एक सिंगल कंबाइंड फ्रंट हो जाएगा आपके लिए। ये प्रॉब्लम आपको और बड़ी करेगी। तो जितनी जल्दी आप कर सकते हैं करिए। आपको जो जिस लेवल पर बात ले जानी है ले जाइए। और उनको आपने आपकी जो विदेशी की नीति है, बलूचिस्तान को और ताकतवर बनाइए। बलोच लगातार चाइनीज सोल्जर्स को मार रहे हैं वहां पे, उसका फायदा उठाइए, उनको और ताकतवर बनाइए। बिल्कुल। और बख्शी साहब देखिए, हम अपने ही आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे उनको ही अलग थलग कर दिया है, चाहे अफगान की बात हो, चाहे हमने तमाम चीजों को अलग थलग कर दिया है। जी मैं लौटूंगी आपके पास बख्शी साहब। ललन साहब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये कालाकोरा हाईवे भी है उसकी भी अगर बात करें तो वहां पर वो भारत का अभिन्न अंग है, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि वहां पर भी इस तरीके की गतिविधियां लगातार हो रही है। एक ही चीज में सब कुछ साफ हो जाएगा। आप सीधे ही अगर पीओके के ऊपर कब्जा करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो हम सिंध के एरिया में भी एक फ्रंट खोल दें तो पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन में देखिए एनआईए जो है वो सोपोर के अंदर छापा मार रहा है और पुलवामा में अभी वर्तमान में अभी सुबह से बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेस का मुठभेड़ चल रहा है। इधर देखिए मोरली में 10:30 बजे से चीन के साथ हमारे कोर कमांडर का बातचीत चल रहा है, डोगरा और हॉट स्प्रिंग के बारे में। ये सभी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो समय आ गया है कि अगर पहले हम पीओके के ऊपर एक धमाका करते हैं, एक हेल्थी ऑपरेशन करते हैं, तो इनकी हालत ये इधर भागेंगे या उधर भागेंगे, ये जरूर परेशान होंगे और अपनी हरकतों से बाज आएंगे या अपनी हरकतों पे कमी करेंगे। और समय आ गया है, आप किसी भी एरिया को बोलिए, अगर पाकिस्तान के साथ चीन आया हुआ है तो उसकी अपनी
बेनिफिट और स्वार्थ है, और अगर वो बेहतर ढंग से वहां पे अपने आप को सेटल कर लिया तो हमें भारत को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि अब समय आ गया है कि कल के जैसा संदेश के साथ एक छोटा सा इसको ऐसा एक्शन किया जाए कि इसको समझ में आ जाए कि हमारा 3 टुकड़ा भी हो सकता है भारत के द्वारा। बिल्कुल। और ललन साहब ये भी देखिए कि जिस तरीके से अभी पीओके पर प्रदर्शन हुआ, अभी जो कल चुनाव होने वाले थे वहां पर, वो संवैधानिक नहीं है, ये भी करार दिया है भारत ने। साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हुआ, लगातार पाकिस्तान से आजादी के नारे वहां पर लगे हैं, पीओके पर आजादी के नारे वहां पर लगे हैं, और इसी के साथ एक शिमला समझौता भी हमने किया था हमारे साथ पाकिस्तान ने, वो भी अभी कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है। वो शिमला समझौते का तो लगातार उल्लंघन चल ही रहा है, और नीलम घाटी के अंदर 3 उनके जो नागरिक मरे हैं उसके चलते फौज के साथ उनका पूरा बगावत सा हो गया है। और मैं आपको बताऊं, विपक्ष ने भी बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो हम भारत से अपना हेल्प लेंगे। अब जब ऐसे मौके आ गए हैं तो क्यों नहीं इमरान खान को एक सबक दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये देश है जनरल करियप्पा का, मानेकशॉ साहब का, एयर चीफ अर्जुन सिंह जी का, तो मैं बोलता हूँ हमारा नेतृत्व शुरू से ही ताकतवर रहा है, क्यों नहीं इनके ऊपर एक ऐसा एक्शन किया जाए कि 1971 का इनको याद आ जाए, और आने वाले दिनों में एकदम इनको शांत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शांत करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसी तरीके की गतिविधियां चलती रही तो ये तो अपना हक जमाने लगेंगे, और हक जमाने भी रहे हैं बख्शी साहब। जिस तरीके से पीओके पर चुनाव किए गए, एक तरह का हक ही उन्होंने जमाया है। इमरान खान जब खुद थे तब उन्होंने शिमले समझौते पर साइन भी किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव इस तरीके से आते हैं तो वो अपना फैसला वहां पर बरकरार रखेंगे। अब इस पर शिमला समझौता जो है उसको आप किस तरीके से समझाएंगे? देखिए, ऐसा शिमला समझौता जो था उस समय जो हमारे भुट्टो के समय साइन किया गया था, उसका तो उल्लंघन कितनी बार हो चुका है, उसका कोई मायने नहीं है। इस समय शिमला समझौता को डिसएग्री के उसको तो एक्चुअली अलग कर दिया गया है, तो वो तो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी थी। अब जो मेजर चीज है हमें वो देखनी है, और वो है कि इस समय आप उनको पीओके के अंदर चाइनीज कोर का एक्शन रोकिए, उसके ऊपर कब्जा करिए। और दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है चाइना को, जो वहां बैठा हुआ है अफगानिस्तान में जो कब्जा हो रहा है, चाइना चुपचाप बैठा है। वो इसलिए चुपचाप बैठा है कि वो नहीं चाहता कि वो अगर उनको अपसेट कर दे तालिबान को, तो तालिबान उसके उगियार मुस्लिम का जो चर्चा चल रही है उनके एरिया में, उसको दुनिया में खुलासा कर देंगे। वो उसके ऊपर नहीं करना चाहता, और इसीलिए वो चुप बैठा हुआ है। रशिया चुप बैठा इसलिए है कि मैं अगर दखलंदाजी अभी मैं नहीं करूंगा, तो देखना चाहता हूं। अमेरिका ने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है, उस एरिया के 3 इंसिडेंट्स हो गए हैं। अमेरिकन सीशील्ड से बॉम्बर्स आए, उन्होंने बॉम्बिंग कर दी है। और अगर ज्यादा बात पड़ती है, इस समय रशिया जो है उगियार का मामला सामने ले आएगा। अगर चाइना ने अब जरूरत से ज्यादा एडवांस करने की कोशिश की, रशिया चाहता नहीं है कि चाइना वहां पे एडवांस करके अंदर आधिपत्य अपना जमाए, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान एरिया है, ये ग्रेट गेम वाला एरिया है जो 250 साल पहले चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। चाइना इधर ही से घुस के अपना ओबीआर को एक्सटेंड करना चाहता है, इसीलिए चाइना अफगानिस्तान को बड़े प्यार से देख रहा है। और इसीलिए रशिया देख रहा है कि अगर चाइना ने अपना आधिपत्य जमा लिया, उसके बाद वो रशिया सेकंड फील्ड गेम खेलेगा। हालांकि चाइना रशिया को फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है, और S-400 वगैरह के प्रोजेक्ट पे खूब पैसा दिया उसने। पर इस समय रशिया चाइना से नाराज हो जाएगा। हमें रशिया से बना के रखनी चाहिए। इस समय हमको रशिया से और अमेरिका से, दोनों से बना के रखनी चाहिए। और अगर क्वाड अरेंजमेंट जो अभी अफगानिस्तान में हुआ है, क्वाड अरेंजमेंट जिसमें उज्बेकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, उसमें चाइना अपना हक जमाने की कोशिश भी कर रहा है। इसके लिए रशिया को सतर्क हो जाना चाहिए। हम अमेरिका के साथ में जो क्वाड का साउथ चाइना सी में भी क्वाड में हमारे साथ है, इधर क्वाड में वो अलग अकेला है। हमें अमेरिका का साथ देना है और उनसे सूझबूझ करनी है कि आप बताइए क्या करें। अगर मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है अफगानिस्तान को तो कैसे दें, सप्लाई कैसे करें। और इस समय अमेरिका को फुसला के बुलाना है कि आप अफगानिस्तान को गिरने से बचाइए।
अगर उन्होंने नहीं बचाया तो प्रॉब्लम सबकी खड़ी हो जाएगी। अभी अफगानिस्तान अपने को टेररिस्ट स्टेट नहीं दिखाना चाहता, इसके बाद वो तो एज अ रिस्पेक्टफुल कंट्री बनना चाहता है, और इसलिए उसने हमारे को भी झूठे आश्वासन दे दिए हैं, मैं चीन में नहीं दखल करूंगा, उसने चाइना को भी कह दिया है, सब कुछ कह दिया है, पर वो बहुत चालाक है और वो अपना काम करेंगे। ISIS जो बैठी है वो नहीं चाहती कि तालिबान बदल जाए, वो चाहती है तालिबान हमारी भाषा बोले, और तालिबान ने ISIS की भाषा बोलनी बंद कर दी है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब नई नीतियां स्टार्ट हो गई हैं और इनको किस तरीके से सुलझाया जाए, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को ओवर टाइम बिल्कुल सोचना चाहिए इस पर, और कई कड़ा संज्ञान भी लेना चाहिए। इसी के साथ जिस तरीके से बख्शी साहब आपने समझाया, और अफगान ने तो चेता भी दिया है भारत को कि लश्कर वहां पर अपने पूरे तरीके से घेरा बना रहा है, तो सीधे सीधे इस पर भारत को खतरा है। इसी के साथ ललन साहब आपसे जानना चाहूंगी, जो युगर मुस्लिम्स का भी एक मुद्दा है, उनको न्याय दिलाने के लिए जो अभी फिलहाल बातचीत चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, दुनिया देख रही है कि उइगर मुसलमान जो है वो कितने बुरी तरह से चीन के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रियों का खलीफा बनने वाला तुर्की और पाकिस्तान, ये क्या है, इनकी बोलती बंद हो गई है। ये लोग केवल अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि उइगर मुसलमानों को दबाने के लिए अब चीन जो है अफगानिस्तान का तालिबान का जो उनके खास सरदार है उनको अपने पास बुला रहा है और लगातार उनसे चर्चा कर रहा है, उनसे उम्मीद कर रहा है कि वो किसी भी हालत में इस उइगर के बारे में बातचीत न करें। ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। और आज आपके सामने है कि उनका तालिबान का जो खास अब्दुल कादिर है, ये सभी वीआईपीओं से चीन में मिल रहा है। उइगर मुसलमान अभी दुनिया के नजरों में, जैसा बच्ची साहब ने कहा, पाकिस्तान तो जो कर रहा है वो दिख रहा है, लेकिन हमें अमेरिका और रशिया दोनों के साथ अपनी स्थिति को कूटनीतिक तरीके से बनाए रखना है। मैं आपको बताता हूं, अगर हम अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ ही इस तरीके से तालमेल बनाकर रखेंगे, तभी जो ये आतंकी संगठन है और जो उनको समर्थन कर रहे हैं, उन पर हम अपने पूरी जीत पा सकेंगे। हालांकि हमारी सेना भी पूरे तरीके से सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इनसे समन्वय बनाने की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी साहब और ललन साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से तमाम चीजें समझाई हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है, चाहे मुद्दा सीपीसी का हो, चाहे मुद्दा पीओके में चुनाव का हो, या फिर जिस तरीके से घुटपैठ की कोशिश की जा रही है और मंदिरों पर भी अब खतरा बताया जा रहा है, मुद्दा कोई भी हो, जो तमाम इसमें जो भी हमारी गलतियां हैं वो है सिर्फ निर्णय में देरी। अब हमें जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा और अपने हक के लिए हमें आगे बढ़कर कोई ना कोई अटैक करना होगा, ऐसा कोई मसला उठाना होगा जिसकी वजह से हम अपने हक को मरने ना दें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।